हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार पुनः अपने चैनल में। आप सभी को आज हम पुनः लेकर आए हैं आप सभी के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ 30 क्वेश्चंस, जिसको हम 30 मिनट में ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये जो है आपका पेपर जो है वो आपकी जो है 3 जनवरी का जो है ये पेपर है, जो CBSE के द्वारा ऑनलाइन मोड CBT मोड में जो है लिया गया था। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सभी लोग अपने उत्तर दीजिएगा, और इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं 30 में से उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जानवरों का आगे का दांत अपनी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। सबसे पहले क्या है? गिलहरी, बिल्ली। फिर क्या है? सांप। फिर क्या है? बाघ। और दूसरे पे क्या है? गिलहरी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपका गिलहरी होगा, कि गिलहरियों के जो दांत होते हैं आगे के, वो पूरी ज़िंदगी क्या होते हैं? आपके बढ़ते रहते हैं। अगर हम बात करें बिल्ली के बारे में, तो जो बिल्ली होती है दोस्तों, वो क्या होती है आपकी? वो 12 घंटे जो होती है आपकी सोती है, और साथ साथ जो है ये पक्षियों के अंडे के चुराने के लिए भी क्या होती है आपकी? जानी जाती है। अगर बात करें सांप की, तो हमारे जो है भारत में जो है 4 प्रकार के ऐसे जो होते हैं सांप जो होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? जहरीले होते हैं, जिसको हम डुबोई, अफाई, करैत और कोबरा के नाम से जो है जानते हैं। अगर हम बात करें बाघ के बारे में, तो हमारे जो बाघ होते हैं उनके अंदर कुछ क्षमता होती है। उनकी जो गर्जने की जो आवाज़ होती है वो लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक जो होती है वो क्या होती है? सुनाई देती है। बाघों जो होते हैं उनकी जो मूछें होती हैं वो हवा के कंपन, हवा और से जो झाड़ियाँ जो हिलती हैं, और जो उन शिकारी से जो झाड़ियाँ हिलती हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को बड़े ही आसानी से पहचान लेता है। बाघ एक ऐसा जानवर है कि वो जहाँ रहता है वहाँ पर जो है मूत्र विसर्जन करता रहता है, ताकि अन्य बाघ जो है जब उसके एरिया में आए तो उसे पता चल जाए कि यह मेरा एरिया नहीं है। तो क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे जानवरों का दांत, आगे के दांत पूरी जीवन भर जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका गिलहरी। गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वो पूरे जीवन क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, इसके बारे में जो है हम समझेंगे कि जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या बात कर रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसका क्या करिएगा? उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, लिखा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो जो मधुमक्खी होती है उसकी सर्वाधिक विशेषता क्या होती है? और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा ऑप्शन है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। और चौथा ऑप्शन है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खाती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो आइए हम मधुमक्खियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि मधुमक्खियों के बारे में पता है कि हर छत्ते में जो होती है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी कार्यकर्ता भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तथा कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़िए। केवल रानी मक्खी अंडे देती है, ये आपकी बात जो है क्या है? आपकी बिल्कुल सही है कि जो रानी मक्खी होती है वो क्या होती है? अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये बात भी सही है। सभी मादा मक्खियां अंडे देती हैं, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि सिर्फ केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो यह ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ईवीएस का, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे? हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया था। इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होता है। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो
एक ऐसा एक्ट जो है, जो वन एक्ट अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था, वो सन 2007 में लागू किया गया था। उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट 2007 में लिया गया। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और उन्हें जंगल से हटाया न जाने के कारण नियम बनाता है। भारतीय वन अधिनियम सन 1927 का उद्देश्य वनों के उत्पादन की आवाजाही को नियंत्रित करना है, उस पर शुल्क लगाना है, या किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करना है के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी करना है। राष्ट्रीय वन नीति सन 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रख रखाव को क्या करना है, आपका सुनिश्चित करना है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि जो अगर कोई व्यक्ति अगर 25 वर्षों तक वन में रहता है तो किस अधिनियम के द्वारा उसे उस वन पर जो उसका क्या हो जाता है, तो अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो जो अधिनियम है कि वन एक्ट अधिकार 2007 के अनुसार व्यक्ति का जो है क्या हो जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है उसको करेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि झूम खेती है। झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती की अगर बात करें तो झूम खेती को काट और दग्ध खेती के नाम से जाना जाता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए दिया जाता है। उसमें खेती नहीं करते हैं। जगह जगह पर बांस या जंगल उग जाते हैं जब वहाँ पे हम खेती नहीं करते हैं। उसे उखाड़ते नहीं हैं जो बांस जमते हैं, सिर्फ उन्हें गिराकर जला देते हैं और यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है। भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली जो फसल है ये जो है झूम खेती है। यह जो है खेती जो है अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अपनाई जाती है। तो झूम खेती क्या है? तो झूम खेती को हम काट और दग्ध खेती के नाम से भी क्या करते हैं, तो जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा कि झूम खेती क्या है, तो झूम खेती को काट और दग्ध खेती के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है वो क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां जो है इसका, तो वो क्या कहता है इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। ये किसके लिए मिला? तो आइए जानते हैं। ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है क्या? तो मलेरिया जो है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेग पिशुओं से फैलता है। तो इसमें हमको बताना है कि उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया जिस पे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो आइए जानते हैं रोनाल्ड रॉस के बारे में। रोनाल्ड रॉस के बारे में अगर बात करें तो रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये किसके लिए मिला? उन्होंने यह बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ठीक है, जब उन्होंने शोध किया तो उन्हें शोध करने पे मिला कि सन 1905 में जब वो शोध किया उन्होंने 1902 में जब उन्होंने शोध किया तो उन्होंने ये पाया कि जो मच्छरों के पेट में जब उन्होंने झांका, वो सिकंदराबाद में इन्होंने झांका, और जब इन्होंने झांका तो इन्होंने देखा कि जो मलेरिया के जो मच्छर के जो काटने से जो एनफ्लीज मच्छर होते थे, जो मादा मच्छर होते थे, जो वायरस उनके शरीर में है वही वायरस जो है जिनको मलेरिया हुआ है उनके शरीर में भी है। इस तरह उन्होंने बताया कि मलेरिया जो होती है वो मच्छरों से क्या होता है, तो फैलता है। रोनाल्ड रॉस के जो पिताजी थे वो भारतीय जो है थल सेना में क्या थे, जनरल थे। और रोनाल्ड रॉस जब मरने के समय जब 1905 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, इसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है, उन्होंने ऐसा बताया, इसीलिए उन्हें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। जो आपका 6 है वो कह रहा है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। यानी एक सिनकोना एक पेड़ है जिसके 21 पार्ट का उपयोग जो है हम मलेरिया के उपचार में करते हैं। जड़ का, छाल का, पत्ते का या बीज का?
बताइएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उसका जो है किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो कुनेन एक ऐसी दवा है जिसे मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी थी। इस दवा को अन्य अवयवों के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है। तो जो आपका जो ये सिनकोना की छाल है, उससे जो दवाइयाँ बनती हैं वो मच्छरों से जो फैलने वाले मलेरिया है उससे बचाने के लिए जो है सिनकोना के छाल से जो है ये क्या कही जाती है, तो दवाई बनाई जाती है, जिसे कुनैन के नाम से भी क्या करते हैं हम तो जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिनकोना के पेड़ के किस भाग का जो है प्रयोग मलेरिया के मच्छरों के जो होती है किया जाता है। देखिए, अभी हमने बात किया था कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। जो हमारे भारत में जो सांप होते हैं वो 4 प्रकार के जो होते हैं, विषैले सांप होते हैं। तो जो उनके दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कसक कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है या सल्क कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो सांप के विषैले दांतों को विषदंत कहा जाता है, या फिर यमदूती कहा जाता है, या मकरी कहा जाता है, या कराली या कालरात्रि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सांप के जहरीले दांतों क्या कहा जाता है, तो विषदंत कहा जाता है। आइए आगे के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। हमने पहले भी बता दिया था कि भारत में 4 प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, बाकी सांप जो होते हैं वो क्या होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। तो सबसे पहला क्या था, बात करें तो दुबोई, अफाई, करैत और कोबरा। इनको छोड़कर बाकी जितने भी सांप हैं वो क्या हैं, आपके जहरीले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए दुबोई, फिर इसके बाद क्या है अफाई, फिर क्या है करैत। लेकिन भारतीय सैल अजगर, अजगर क्या होता है आपका, जहरीला नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है जहरीला नहीं होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हमारे भारतीय सैल अजगर जो होता है वो क्या होता है आपका, तो जहरीला नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। क्या कहता है, वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट उसे कहते हैं जब खाद बनाने के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि खाद जो है वो केंचुओं द्वारा बनाया जाता है। इसे केंचुआ खाद भी का इसे केंचुए का खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक होता है। यह केंचुओं तथा अन्य कीड़ों द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं। यह वातावरण को प्रदूषित होने से भी क्या करता है, तो आपका बचाता है। तो वर्मी कंपोस्ट में खाद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिमा कृमि, जोंक, केंचुए या अंकुश कृमि के लिए। तो अभी हमने बताया कि इसकी किसका प्रयोग किया जाता है, तो केंचुए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल क्या है आपका, राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवरों से मिलता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। पहला है भेड़, दूसरा है ऊँट, तीसरा है बकरी और चौथा है एल्पेका। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्मीना ऊन होता है वो मिलता है आपके बकरी के ऊन से मिलता है। किससे मिलता है, बकरी के ऊन से। अब ये समझिएगा, ये पश्मीना जो बकरी होती है ये कहाँ पाई जाती हैं, तो पश्मीना जो बकरी होती हैं वो लद्दाख में जो होती हैं क्या होती है, तो पाई जाती हैं। लद्दाख में जो होती है इसे ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख को। और लद्दाख में जो होता है यहाँ पर ही लोग रेबो नाम के एक टेंट को भी, यहाँ के रेबो नाम का एक टेंट होता है जिसमें लोग जो है क्या होते हैं, जो चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं वो रेबो नामक टेंट में ही रहते हैं। और जो है पश्मीना जो ऊन होता है वो किससे मिलता है, तो आपके बकरियों से मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। अधूरा जला जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब भी कोई भी चीज़ जो होती है जब अधूरी जली होती है तो उससे जो है हमेशा जो है कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो अधूरे जले जीवाश्म को जो है
क्या कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से उन्हें क्या किया जाता है, तो जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे और जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर है, अर्थात 12वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पाई जाने पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसके संकीर्ण नालियों में पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, अर्थात जड़ में दिया जाता है, कौन सी सिंचाई कहलाती है भाई? ये नैनो सिंचाई, माइक्रो यानी लघु सिंचाई, फैम्टो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो अगर हम बात करें तो पौधे में जो जड़ में जो पानी दिया जाता है वो जो है पानी दिया जाता है आपकी ड्रिप सिंचाई में, जो होती है पौधों के बिल्कुल जड़ों में क्या किया जाता है, आपके पानी दिया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के जड़ में दिया जाता है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। यह सिंचाई की वह विधि है जिसमें सिंचाई के जल के पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। अब यह विधि सभी देशों में क्या हो रही है, तो लोकप्रिय हो रही है। तो पौधों के जड़ों में कौन सी सिंचाई द्वारा पानी दिया जाता है, तो ड्रिप सिंचाई द्वारा पौधों के जड़ों में पानी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो जाल में कीटों को फंसाता है और खा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि अमरबेल पौधा, फिर दूसरा है सूरजमुखी, तीसरा है कैक्टस और चौथा है घटपर्णी पौधा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है घटपर्णी पौधा, ये क्या है आपका, बिल्कुल आपका क्या है, आपका राइट है। तो आइए हम समझते हैं कि घटपर्णी पौधा क्या होता है। जो घटपर्णी पौधा होता है वो कीटों को जाल में फंसाता है और उन्हें क्या कर देता है, खा जाता है। यह द्विदलीय वर्ग का पौधा होता है। इसे हम नेफेंथीस के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह जो होता है श्रीलंका, असम तथा मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। मुख्यतः यह पौधा शाक होते हैं और यह दलदली तथा अधिक नम जगहों में क्या होते हैं, उगते हैं। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरों की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप क्या होते हैं, तो बनते हैं। तो घटपर्णी पौधा जो होता है वो बिल्कुल घड़े के आकार का होता है, ठीक है। और ये हमारे देश में जो होता है वो मेघालय राज्य में जो होता है क्या होता है, तो पाया जाता है। ये असम में भी पाया जाता है, ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। ये घड़े के आकार का होता है और ये जो है कीड़े मकोड़े के साथ साथ मेंढक और चूहों को भी क्या करता है, ये खा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का होगा 4 जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम 74 की तरफ चलेंगे, यानी 14वां क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। वर्षा के पानी को भविष्य के उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? पहला है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, वर्षा के पानी का संचयन करना। देखो संचित शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्षा के पानी को हम क्या करेंगे, जो संचयन करना होगा, यानी एक जगह जो इकट्ठा करना, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको कैसे, इसको समझ सकते हैं कि वर्षा के पानी को संचयन क्या कहलाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य के लिए अलग अलग संसाधनों के भिन्न भिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखना और इकट्ठा करके एक प्रक्रिया है। इसमें बारिश के पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे भविष्य में प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका वर्षा के पानी का जो है संचयन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है वो क्या कह रहा है और इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। देखिए मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं, तो मच्छरों के काटने से हमारी मलेरिया होती है, मच्छरों के काटने से हमारा डेंगू होता है, मच्छरों से काटने से हमारा चिकनगुनिया होता है। ये 3 रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मच्छरों के काटने से होते हैं। यानी जो हमारे डेंगू है, चिकनगुनिया है, आपका जो मलेरिया है, ये जो है मच्छरों के काटने से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन से है, ए, सी और डी। निमोनिया जो है वो मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सी और डी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यह 76 नंबर आपका क्वेश्चन है और ये जो है हमारे लिए 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और करने की जो है क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में, यानी बाल केंद्रित कक्षा है, विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करना है, यानी इसमें सबसे पॉजिटिव जो बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है वो कौन सा है। पहला है शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका जो है पालन करें। देखिए, सिर्फ शिक्षक अगर निर्देश देगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, और जहाँ बच्चा एक्टिव है वही क्या होगा, सही होगा। दूसरा है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने के लिए कहते हैं। देखिए, श्यामपट्ट पे सिर्फ बच्चों को आप जो है लिखकर और कुछ लिखवाएंगे तो ये एक गलत विधि है, तो ये भी गलत हो गया। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें और प्रश्न करें तथा विभिन्न प्रत्ययों को समझ को विकसित कर। देखो, यहाँ पे है अन्वेषण शब्द आया, खोज आया, यहाँ पर बच्चा जो है क्या कर रहा है, खुद एक्टिव है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही लग रहा है, बट फोर्थ को भी पढ़ेंगे कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित, देखो शिक्षा जो है टीचर जो है ज़्यादा अगर नियंत्रण में रहेगा, शिक्षक नियंत्रण नहीं बना सकते हैं, बल्कि हमको उसको चाइल्ड सेंटर्ड करना है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 यानी 16 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन था वो बिल्कुल क्या हो गया, आपका राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। क्या कह रहा है, दीवार के उस पार कोई खेल है जो आरिफ जो है अपने छात्रों के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए कहता है। ऐसा वो टीचर क्यों कर रहा है, खेलों से संबंधित नियमों को समझ विकसित करने के लिए, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास करने के लिए, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता। तो यहाँ पर जो सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर जो है आपका जो है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्योंकि हमें जो है ईवीएस में जो है क्या करना है कि चुनौती देना है, हमेशा जेंडर को क्या है, स्टीरियोटाइप को क्या करना है, चुनौती देना है कि कुछ मुद्दों की समझ भी विकसित कर रहा है। लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होने चाहिए, नहीं कि लड़कियां जो है गुड़िया खेल रही हैं, लड़के जो हैं बैट बॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, और सभी के लिए समान अवसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो बिल्कुल क्या है, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षा में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, देखिए सिर्फ व्याख्यान के द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। 1 से 5th के बच्चे हैं, सिर्फ व्याख्यान पर निर्भर हो रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चाक एवं टॉक विधि, सिर्फ लिख दिया और बोल दिया, ये भी गलत है। जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति, देखिए जग और मग पद्धति भी गलत होता है। बच्चे को जग और मग नहीं है कि बच्चे को जैसे शिक्षक के पास बहुत सारा ज्ञान है, उसने बच्चों में क्या कर दिया, उड़ेल दिया, नहीं। जांच आधारित परीक्षण, यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करेंगे 79 को। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है ताकि बच्चा जो है अपने समाज और पर्यावरण से अच्छे से जुड़ सके। पूरी योजना तथा पृष्ठपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी अस्पताल स्थान पर जाना, बात तो सही लग रही है। किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर, देखिए दूर नहीं, अपने आसपास के ही जो है जो स्थान पे जो है बच्चों को हम लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर जो है स्थान पे जो है ले जाना सही नहीं होगा। किसी नज़दीकी स्थान पे लेके जाना या फिर अपनी पसंद की जगह, देखिए अपनी पसंद की जगह पे नहीं, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, आप हमें बताइएगा, आंसर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका जो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो किसी नज़दीक स्थान पर ले जाना, ये भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या हो रहा है, राइट लग रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी हमारे लिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ईवीएस की कक्षा को
खुशगवार कक्षा होना चाहिए। बात तो सही है, हमेशा अच्छा माहौल होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी टीचर की सिर्फ पालन करेंगे, बच्चों को ये नहीं डरा धमका या फिर सिर्फ निर्देश देना है और उनका पालन करना, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। सख्त अनुशासन, देखिए सख्त अनुशासन तो ऐसे ही गलत हो गया। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप, देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है? पूरी तरह से एक्टिव है, अवलोकन कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उस पर फिर क्रियाकलाप भी कर रहा है। ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकों को पढ़ें और बेहतर समझने के लिए पाठ्य पुस्तक रेखांकित, नहीं, सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 81 है। 81 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा और उसका जो है क्या करिएगा, तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 81, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो सबसे क्या है? यह संयुक्त परिवार एवं उसके संबंधों के बारे में बताता है वंश वृक्ष, या केवल, देखिए केवल वर्ड क्या होता है? आपका निगेटिव होता है, तो केवल वर्ड देखते ही इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिएगा, लेकिन फिर पूरा पढ़िएगा लेकिन फिर भी। या केवल दादा दादी नाना नानी परिवार के अन्य सदस्यों से आपसी संबंधों के बारे में बात करता है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बीच में क्या करता है? तो यह बात करता है। तो बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? तो जो हमारे जो विचार जो वंश वृक्ष होते हैं वो यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों और आपसी सदस्यों के बारे में क्या करता है? बताता है। यह केवल दादा दादी के बारे में नहीं बताता है, ये संयुक्त परिवार संबंधों को नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ईवीएस में आकलन का संकेत क्या है? ईवीएस में आकलन किस लिए किया जाता है? चर्चा करने के लिए। स्मरण शब्द, देखिए स्मरण शब्द तो ऐसे ही गलत हो गया। स्मरण शब्द जो है ये निगेटिव होता है। कथन देना ये भी सही नहीं है। सूची बनाना ये भी सही नहीं है, क्योंकि ईवीएस किस पे आधारित होती है? ये होती है चर्चे पे आधारित होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से डिस्कस करेंगे और वो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पहला, उनसे अपने घर को रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। मानचित्र, कक्षा 3 का बच्चा है, ध्यान से, मानचित्रण के लिए अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? उसे अपने घर से रेखांकित, नहीं, ये तो बिल्कुल, ये सिर्फ घर से घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, वो तो सिर्फ रोज रोज जाता है, आसानी से कर देगा। उसमें सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्डअप नहीं होगी। उससे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना चाहिए। वही कार्य जो है वो डेली करते हैं, डेली अपने स्कूल से जाते हैं, आते हैं, सारा कर देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव लग रहा है। उनसे अपनी कक्षा का चित्र, नहीं, कक्षा में तो भाई तुरंत कर देगा। उसने अपने आस पड़ोस के रेखा चित्र, नहीं, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों के पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने में सबसे उपयुक्त है? पहला, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। विद्यार्थियों को जानवरों को नाम बताएं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दें और विविध प्रकार के जानवर रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों को देखिए। यहाँ पर जो है क्षेत्र भ्रमण एक शब्द है, ईवीएस में बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, क्षेत्र भ्रमण होता है। वहाँ पर बच्चों को ले जाएं और उनको प्रत्यक्ष अनुभव दें। यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, चीज़ों को देखेगा, कॉन्क्रीट चीज़ों को देखेगा और जो है उससे सबसे ज़्यादा क्या करेगा? वह सीखेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 83 है, या कौन सा क्वेश्चन 84 है, 84 का जो है थर्ड ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो रहा है? राइट लग रहा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है? आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 85, अर्थात जो है 25 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों के वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि का उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिए क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है ब्यूमॉन्ट के जो है, तो सबसे पहले जब इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका को समझाने में सहायता करता था, क्योंकि वैज्ञानिक विधि उपयुक्त क्रम में प्रयोग होती है। तो सबसे पहले क्या होता है वैज्ञानिक विधि में? सबसे पहले होता है प्रेक्षण करना,
ऑप्शन सबसे पहला क्या होता है, पहला होता है आपका, सबसे पहले बच्चा क्या करता है आपका, तो ये प्रेक्षण करता है। फिर क्या करता है बच्चा, जो है प्रश्न पूछता है। फिर क्या करता है, फिर उसका परिकलन करता है। क्या करता है, उसका जो है परिकलन प्रस्तावित करता है। इसके बाद क्या करता है, अनुमान लगाता है। इसके बाद क्या करता है आपका, अनुमान लगाता है। इसके बाद क्या करता है, अनुमान का परीक्षण करता है। अनुमान का क्या करता है आपका, उसका जो है परीक्षण करता है अनुमान का। ठीक है, अनुमान का क्या करता है, यहाँ पर परीक्षण करता है और फिर जो है परिणामों को अंकित करता है। तो परिणामों क्या करता है, अंकित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, जैसे छठवां के बाद तीसरा, छठवां तीसरा, ऐसे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखिए छठवां तीसरा इस ऑप्शन में है, बाकी और किसी में नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए, ठीक के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। जैव विविधता के बारे में बच्चों को बनाना है, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकों को लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेकर जाना, या विलुप्त पक्षियों में विभिन्न का वार्ता पर भाषण दे। देखिए भाषण देना तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ पुस्तकों और लेख पढ़ने के लिए देना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर दो चीज़ों में आप फंसोगे, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न विभिन्न लघु चित्र दिखाना। सिर्फ चित्र दिखाने से ज़्यादा बेहतर है आपके कि उनको पक्षी अभ्यारण्य के लिए लेकर जाओ और उन्हें अवलोकन कराओ, उनको दिखाओ कि देखो ये पक्षी है, ये पक्षी, इन पक्षी का ये कार्य है। तो ये ज़्यादा जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये जो है क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन है, अर्थात 27वां नंबर क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को बताइएगा। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तो उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, उसे अधिक स्नेह देना चाहिए। देखिए अतिरिक्त समय सिर्फ किसी एक बच्चे को आप स्पेशली नहीं दे सकते हैं कि जो है उसको अतिरिक्त समय देना। अगर होनहार है तो वो पहले से ही एक होनहार है, उसको और समय देंगे। अधिक स्नेह देना, उन्हें कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उनके कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि वो एक होनहार बच्चा है आदित्य, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि नेतृत्व के लिए आदित्य को देना कि भाई तुम पूरे क्लास को मॉनिटर हो, तुम मॉनिटर करो। नहीं, उसको कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा कि वो पहले से एक होनहार बच्चा है। 28वां नंबर क्वेश्चन अर्थात 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझेंगे। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण स्टडीज़ जो होती है, पर्यावरण अध्ययन जो होता है हमारा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होती है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण संबंधित मुद्दों का स्वीकार करना, ये सभी जो होता है ये पर्यावरण अध्ययन के भाग होते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, अर्थात जो है ये 29 क्वेश्चन है, नंबर 29 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पहला, पारंपरिक नाटक विधियाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल होती है। दूसरा, पारंपरिक क्रियाओं के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहती है। दूसरा, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो देखो धीमी गति से जो सीखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या कह रहा है कि धीमी गति से जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो अभिनय पसंद करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो धीमी गति सीखते हैं उनको बस जो है वो उनको जस्ट मतलब ऐसे जो है किसी रोल मॉडल के थ्रू मतलब सिर्फ मतलब उसको नाच दिखाएंगे या फिर कुछ इस तरह का जो उसको प्ले करके दिखाएंगे तभी वो सिर्फ अभिनय पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो बचा क्या, सिर्फ ए एंड बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए, और सेशन पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है किस चीज़ में, पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दे और सरोकार को याद करने में,
पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका जो है कौन सा आंसर जो है आपका सही है। इस लास्ट क्वेश्चन का जो है आपको आंसर खुद बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बताइएगा कि आपका जो आउट ऑफ 30 में, आपका 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं, या आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो है आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे जो है हम और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।